Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the various methods of producing induced EMF. But before that मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, that was Lenz's law and law of conservation of energy. देखो जो Lenz's law है मैं नटशल में बताऊंगा, वो आपने खुद पढ़ा होगा, मैं जल्दी जल्दी में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा. जो Lenz's law है वो है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो वायलेट नहीं करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वो आपको किस तरह पता चलेगा? अगर आपको याद होगा जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक ये एक्सपेरिमेंट बाद में फिर इसमें भी दिखाऊंगा आपको. ये वाला एक्सपेरिमेंट आप देखो बेटा, जब हमने नॉर्थ पोल अप्रोच करवाया था टू द कंडक्टर और टू द कॉइल, वट एवर हमारे पास जो होता है, स्पेशली यहाँ पे मैंने एक कॉइल लिया है. जब हम नॉर्थ पोल को मूव करते हैं टूवर्ड्स द कॉइल, तो देयर फोर एक्चुअली मूव करने से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है. ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है. एंड अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ द इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द कॉज. व्हाट इज द कॉज? कॉज इज द मोमेंट ऑफ द मैग्नेट. तो इन जनरल मैंने आपको कहा कि एक्चुअली इसको अपोज करने के लिए करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है, विच मीन्स यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल जनरेट होता है जो एक्चुअली इसको रिपेल करेगा, ठीक है ना, जो रिपल्शन दिखाएगा. तो उसको 10 विल से सम वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल. अब चूंकि जब यहाँ पे रिपल्शन होगी तो हमें इस मैग्नेट को और नज़दीक करीब लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है ना. इसी तरह जब हमने मैग्नेट को नॉर्थ पोल को वी टेक इट अवे फ्रॉम द कॉइल, तो देयर फॉर यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो गया था. और दिस टाइम द साउथ पोल वाज ट्राइंग टू अट्रैक्ट इट, बट हमें चूंकि इसको लेके जाना है इससे दूर, देयर फॉर वंस अगेन वी हैव टू डू सम वर्क इन ऑर्डर टू टेक दिस नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द मैग्नेट. दोनों केस में हम देख सकते हैं कि एक्चुअली हमें काम करना पड़ता है. यहाँ पे मैग्नेट को नज़दीक लाने के लिए या मैग्नेट को दूर ले जाने के लिए हमें कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है. दस फ्रॉम ऑल द केसेस, जो भी अगर आप कॉइल को घुमाओगे या और कोई केस भी लोगे आप, इन एवरी टाइम यू विल सी बेटा एक्चुअली काम हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा एक्चुअली. तो देयर फॉर इन ऑल द केसेस इट इज़ क्लियर दैट मैग्नेट वेदर इट इज मैग्नेट इज ब्रॉट टूवर्ड्स द कॉइल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड अवे फ्रॉम द कॉइल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना. यानी जब हम मैग्नेट को नज़दीक लाएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा अगेंस्ट रिपल्शन, और जब उसको आप दूर लेके जाओगे मैग्नेट को, देयर फॉर आपको काम करना है अगेंस्ट द अट्रैक्शन. सो दैट जो हम मैकेनिकल वर्क करेंगे वो तो आपने करनी ही करने इसको नज़दीक लाने के लिए. तो देयर फोर दिस मैकेनिकल वर्क इज एक्चुअली सेट टू बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो एक्चुअली आपको अपेयर हो जाता है यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो जाता है. एंड द डायरेक्शन इज इन अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो देयर फॉर विच मीन्स जो मैकेनिकल वर्क हम यहाँ पे करते हैं वही मैकेनिकल वर्क एक्चुअली कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. जो इंड्यूस्ड ईएमएफ में मिलता है वो वही होता है, ठीक है ना बेटा. तो हम मैकेनिकल एनर्जी इज बिंग ट्रांसफॉर्मड इनटू इट. अगर आप मैग्नेट को मूव नहीं करोगे, यानी व्हेन वी डू नॉट मूव द मैग्नेट, वर्क डन इज जीरो, देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट इज आल्सो जीरो. तब इंड्यूस्ड करंट भी नहीं होगा. अगर आप मैग्नेट को लाओगे स्टैटिक यहीं पे रखोगे, वर्क नहीं करोगे इस पर, तो जब आप मैकेनिकल वर्क नहीं करते हो यहाँ पे कितना करंट मिलता है आपको? इंड्यूस्ड करंट तो जीरो मिलता है. तो देयरफॉर कन्वर्सली लेंज़ लॉ हम ट्रीट कर सकते हैं द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच मीन इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो देयरफॉर आप खुद भी देख सकते हो. अब नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्चुअली है वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है जिससे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं. क्योंकि हमको पता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, whenever there is change in the magnetic flux linked with a coil or a circuit, an induced EMF is produced in it, and this induced EMF lasts until there is continuous change in the magnetic flux linked with the coil. ठीक है ना. ये आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करते हैं किसी कंडक्टर का या किसी सर्किट का, मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी वेरी किया जाता है, चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है. लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी टाइम तक उसमें रहेगा जब तक उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कंसिस्टेंटली जो उसका साथ लिंक है वो चेंज होता चला जाएगा. आपको पता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स वो फाई किसके बराबर था? इट वाज बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा. अब बी इज मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल, ए इज एरिया एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एरिया. यू नो दैट, वी ऑलरेडी नो दैट. वो मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने वो ऑलरेडी पढ़ा था. तो एक्चुअली इतना तो हमें अब पता चलेगा कि अगर हमने ईएमएफ प्रोड्यूस करना है तो कितने तरीके हैं हमारे पास. आमतौर पर फिर से मैं वही दोहरा रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट्स फाई, वो किसके बराबर है बेटा? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, दैट्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. ठीक है ना. व्हाट इज बी?
B is magnetic field, A is area of the coil, and what is theta? Theta is angle between magnetic field and normal to the surface area. ये आपको ऑलरेडी पता है, आपने पढ़ा है. तो therefore hence there are three methods of producing induced EMF. क्योंकि induced EMF कब प्रोड्यूस होगा? वंस अगेन इसकी तरफ देखो आप, induced EMF कब प्रोड्यूस होगा? when there is change in magnetic flux. जब magnetic flux चेंज होगा तो magnetic flux चेंज होने की वजह से induced EMF जनरेट होगा. ठीक है ना? ये आपको ये ऑलरेडी हमने फैराडेज लॉ से सीखा है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होगा. अब मैग्नेटिक फ्लक्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो वी कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स बाय चेंजिंग दीज थ्री थिंग्स. जब हम इन तीन चीज़ों को चेंज करेंगे तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इन टर्न वहाँ पे प्रोड्यूस क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो इसीलिए हम कहते हैं वी कैन, देयर आर स्पेशली थ्री मेथड्स. हमारे पास तीन मेथड्स है जिससे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट प्रोड्यूस कर सकते हैं. पहला मेथड क्या है? Method first है by changing B, by changing the magnitude of magnetic field, by changing the magnitude of magnetic field B. ठीक है ना? दूसरा क्या है? by changing A. What is A? That is by changing the area of the surface, by changing the area of the surface. नंबर थर्ड हो गया ना? बी भी आ गया, बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाई चेंजिंग एरिया. एंड नंबर थर्ड थीटा, बाई चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन, बाई चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द surface of coil and magnetic field. That is by changing, यानी कि ये that is, ये इसका मतलब है that is by changing the angle between direction of magnetic field and normal to the surface area. We have to therefore यहाँ actually these are the three methods by which induced EMF can be generated, produced. तो फिर से मैं बता रहा हूँ induced EMF कब प्रोड्यूस होता है? जब एक कॉइल, एक सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होता. अब मैग्नेटिक फ्लक्स तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है. वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन. तो जब ये तीनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी, या तीन में से एक, दो या तीन, जब ये चेंज हो जाएंगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इन टर्न वहाँ पे इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा. तो क्वाइट सिंपल. तो whenever, so therefore we are especially having three methods by which this induced EMF can be produced. That's either by changing magnetic field, by changing area of the surface, or by changing relative orientation. We have to study them one by one. So first we will discuss the first one. If the induced EMF, that's induced EMF by changing the magnetic field. So therefore we will discuss the first one by changing the magnitude of magnetic field, and a production of induced EMF by changing the magnitude of magnetic field. तो therefore जब हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे तो उस वक्त कैसे EMF जनरेट होगा वही हम देखेंगे. तो फॉर डिस्कस करने के लिए वंस अगेन बेटा हमें कौन से एक्सपेरिमेंट्स, ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है. वी हैव टू गो बैक टू द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय फैराडे. ठीक है ना? क्योंकि जिस वक्त मैंने आपको जूम पे मैंने पढ़ाए थे फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स, अगर आपको याद होगा तो ही एक्सपेरिमेंट्स रिपीट आपने करने हैं. उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स से आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से किस तरह वहाँ पे EMF जनरेट होता है. सो देयरफॉर फॉर डिस्कसिंग दिस फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज टू बी, यू हैव टू रिमेंबर देम. तो देखो बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल. वंस अगेन आई विल ब्रिंग द प्रीवियस डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज हमारे पास एक कॉइल है, हमारे पास एक मैग्नेट है. So therefore when there is a relative motion between the magnet and the coil, and if the magnet is moved towards the coil, there is an increase in the magnetic field. Obviously क्योंकि नॉर्थ पोल, जब हम नॉर्थ पोल को अप्रोच करवा रहे हैं टुवर्ड्स दिस कॉइल, तो नॉर्थ पोल से आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जनरेट होती है. तो जितना आप नॉर्थ पोल इसके नज़दीक लेके आओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा इसमें एंटर होते चले जाएंगे. तो विच मीन्स बाय अप्रोचिंग द नॉर्थ पोल, व्हेन द नॉर्थ पोल अप्रोचेस द कॉइल, व्हाट हैपेंस देयर इज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी पॉइंट. किसी भी पॉइंट आप इस वायर में लो, आप यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, कहीं पे भी एक पॉइंट इस वायर, इस सर्किट, इस कॉइल में लो आप, तो किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंक्रीज होंगी, तो उसका मतलब है इन जनरल वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा किसी भी पॉइंट पे. अगर आप इस सर्किट में देखोगे किसी भी पॉइंट पे,
एंड वाइस वर्सा एज वेल. इन आइदर केस वहाँ आप देखोगे देयर इज अ चेंज दैट इज इधर इंक्रीज और डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. यानी जब आप नॉर्थ पोल को वापस लेके चले जाओगे तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा. तो इन जनरल हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज होता है किसी भी पॉइंट पे जब आप देखोगे. ठीक है ना. वही मैं कह रहा हूँ इन आइदर केस देयर इज अ चेंज दैट्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. सो दैट जो गल्वानोमीटर है यहाँ पे, अगर मैं एक गल्वानोमीटर यहाँ पे कनेक्ट करूँगा बेटा सर्किट में, एक गल्वानोमीटर यहाँ पे हम लगाएंगे. सो दैट दिस गल्वानोमीटर शो डिफ्लेक्शन विच मीन्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट. क्योंकि वो आपने एक्सपेरिमेंट में भी उस वक्त देखा, एक गल्वानोमीटर यहाँ पे खुद डिफ्लेक्शन दिखाता. हालांकि हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम सिर्फ या तो मैग्नेट को इसका नजदीक लेके आते हैं या मैग्नेट को वापस लेके जाते हैं. दोनों केसों में डिफ्लेक्शन होती है. हाँ, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन तो डिफरेंट होती है. तो वो आपको पता है, एक डायरेक्ट जब आप अप्रोच कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है. जब आप वापस लेके चले जाते हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वहाँ पे करंट जनरेट होता है. हमें उससे इस वक्त गरज नहीं है. गरज हमें सिर्फ इस बात से है कि जब हम एक मैग्नेट को अप्रोच करवा रहे हैं, तो जब आप मैग्नेट को इधर अप्रोच करवा रहे हैं, मैग्नेट को वापस लेके जाते हैं हम, तो दोनों केसों में यहाँ पे क्या, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज मतलब क्या, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया. तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है विच इज शोन बाय द डिफ्लेक्शन इन द गल्वानोमीटर. ठीक है ना बेटा. तो देयरफॉर ये भी एक दिस शोज अस दैट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वी कैन एक्चुअली प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ. एक और एक्सपेरिमेंट ये देखो आप, by changing current in a coil on pressing or releasing the key. यानी जब हम इस की को प्रेस करेंगे, इसको एक्चुअली ऑन करेंगे, तो ओब्वियसली इसमें क्या होगा बेटा, करंट इसमें पास होगा. करंट पास होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक करंट पास होने की वजह से अकॉर्डिंग टू अरेस्टेड यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जनरेट होंगी. वही होगा, वही उसी का मतलब है कि यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो चेंज हुआ, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ. ठीक है ना. तो देयरफॉर ओब्वियसली इसके मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इसके मैग्नेटिक फ्लक्स पे असर पड़ता है, क्योंकि दोनों एक ही कोर पे है. तो देयरफॉर जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी हुआ तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स सीधा इस पे इंपैक्ट करेगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस प्राइमरी कॉइल विल अटैक ऑन द सेकेंडरी कॉइल, दे विल एंटर द सेकेंडरी कॉइल, दस विल चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस. जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हुआ तो ओब्वियसली बेटा विच मीन्स वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे गल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी. हालांकि करंट हमने इसमें पास किया, डिफ्लेक्शन सेकेंडरी कॉइल में आपको मिल रही है. विच मीन्स बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने इसको करंट को इंक्रीज किया, तो इंक्रीज होने से यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज हुआ. मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिफरेंट इंटर हुई, विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पे करंट जनरेट हुआ. या जब आप की को अब लास्ट पे फिर से ओपन करोगे तो करंट विल डिक्रीज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका डिक्रीज हो जाएगा, इन टर्न इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो गया. जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा वंस अगेन यहाँ पे डिफ्लेक्शन विल बी शोन, बट दिस टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इन बोथ द केसेस, दोनों केसों में वाइदर द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इन बोथ द केसेस देयर इज प्रोडक्शन ऑफ EMF either when the magnetic flux is increasing or when the magnetic flux is decreasing. ठीक है ना. तो दोनों केसों में यहाँ पे क्या होता है हमें बेटा, दोनों केसों में यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है. ठीक है ना. यहाँ अगर हमारे पास, चूंकि अभी हमने एक आगे सामने आने वाला है एक, उसको सेल्फ इंडक्शन हम कहेंगे लेटर ऑन बेटा. अगर हम चेंज करेंगे करंट इन अ कॉइल, जब हम प्रेस करेंगे यहाँ इसी तरह की लगाएंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है सेम कॉइल में, अपनी एक ही कॉइल. अगर एक ही कॉइल आपके सामने होगी, ये की किया हमने, प्रेस किया, तो प्रेस होने की वजह से इसमें क्या हुआ, करंट पास हुआ, वहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज हो गया, विच मीन्स इंटर्न मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज हो गया. ठीक है ना. या अगर आप की को ओपन करोगे तो उस वक्त क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा. दोनों केस में, आइदर केस देयर इज चेंज दैट्स इंक्रीज और डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल, सो दैट जो इंड्यूस्ड EMF यहाँ पे भी इंड्यूस्ड करंट इसमें प्रोड्यूस होगा, वो होगा ही होगा प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इसी कॉइल में. दिस इंड्यूस्ड EMF उस वक्त हम कहेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, एंड इस फिनोमेनन को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं. अगर एक ही कॉइल होगी, इस वक्त जब दो कॉइल होंगे तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन हम कहेंगे, वो बाद में हम देखेंगे. यानी अगर आपके पास एक ही कॉइल हो तब आपको फिनोमेनन दिखाना है, तो की जब आप क्लोज करोगे या की आप ओपन करोगे, दोनों केसों में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसी कॉइल में एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा. तो देयरफॉर बेटा उसको हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF. तो देयरफॉर हम कहेंगे यहाँ पे वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, प्रोड्यूस करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ. ठीक है ना. तो इन जनरल अब आपको सिंपल में याद रखना है जो हमने यहाँ पे केस लिखा था, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF. एक चीज़ का हमें पता चल गया कि ये जो फाई है ना, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है बी पे. अगर हमने बी चेंज किया, फाई चेंज हो गया, फाई चेंज होने की वजह से वहाँ पे आई इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट वहाँ पे जनरेट होता है. तो देयरफॉर इट इज़ क्वाइट सिंपल, इट्स ए थ्योरेटिकल पार्ट, यू कैन राइट इट योरसेल्फ.
नाउ सेकंड पार्ट इज, आई होप ये आप बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। फिर से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो एक्सपेरिमेंट क्या करने, पहले हमने ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने मैग्नेट को इसके करीब लाया था, मैग्नेट को हमने वापस लेके गए थे, दोनों केसों में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो गया। हाँ, नज़दीक जब हमने मैग्नेट लाया तो एक डायरेक्शन में करंट मिल रहा था हमें, इंड्यूस्ड करंट। अब जब वापस लेके गए तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। इसी तरह दूसरा, अगर दो कॉइल्स हमारे पास है, हमने एक कॉइल में करंट वेरी किया, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी हो गया, उसकी वजह से दूसरी सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी हुआ, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई। ये हो गया था ड्यूरिंग मेक ऑफ सर्किट। जब हम ब्रेक ऑफ सर्किट करेंगे, जब सर्किट की को हम क्लोज ये करेंगे, बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लोज मतलब यहाँ पे बाहर निकालेंगे, तो उस वक्त करंट डिक्रीज होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, इसका भी डिक्रीज होगा, तो वन सेकेंड करंट मिलेगा। दोनों केसों में मैग्नेटिक, चाहे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, दोनों केसों में क्या हो रहा है बेटा, दोनों केसों में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। लेकिन उसके बाद अगर मैं एक ही कॉइल लूंगा तो उसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। वो कैसे जनरेट होता है, जबकि हम क्लोज करेंगे या ऑन करेंगे तो इसी कॉइल के साथ इसका अपना मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होने की वजह से खुद इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो इन जनरल, इन शॉर्ट, यू कैन सिंपली रिमेंबर दैट whenever there is change in the magnetic flux or whenever there is change in magnetic field, there is production of induced EMF. So this was the first part. This is the first method by which induced EMF is generated. Now we'll go for the second, by changing the area of the surface. अब हम अगर हम एरिया चेंज करेंगे सरफेस का, तो इस एरिया चेंज होने की वजह से भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है ना। तो देखो बेटा, हम विल कंसिडर रेक्टेंगुलर लूप हम लेंगे एक, जिसको हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा लाइक दिस इज अ डायग्राम। टाइम कितना हुआ? वी विल टेक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, खुद आपको पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पेपर बट इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड, चूंकि क्रॉस से बना हुआ है, तो सच दैट देयर इज ए लूप इन इट, एक सर्कुलर, एक कंडक्टिंग लूप, या जिसको आप सर्किट या कॉइल, जो एक्चुअली इस प्लेन में है लाइक दिस। एक कॉइल यहाँ पे हमने रखा हुआ है, नाम दो इसको कुछ P Q R S A B C D. So therefore PQRS represents the sheet of uniform magnetic field which usually contains a conductor, usually a circuit A B C and D. ठीक है ना। वो भूल गया मैं, एक इसको गैल्वेनोमीटर हम एक साइड में कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर G, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो वी आर सपोजिंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स। ठीक है ना बेटा। And which is confined in region P, Q, R and S, and we are considering a rectangular loop ABCD, ठीक है ना, विच इज हेल्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ना। इसी को हमने एक्चुअली क्या करना है, हमें चेंज इसका एरिया करना है। दिस टाइम ये जो सारा आपका लूप है ना, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इस वक्त आपको पहले ये चीज याद रखना है, अगर हम इस वक्त इस लूप को अंदर से घुमाएंगे तो देयरफॉर वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इनसाइड दिस एरिया ऑफ दिस पोर्शन PQRS द मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेम एवरीवेयर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इट इज सेम। तो जब आप इसको इनसाइड घुमाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेम रहेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स आप ऊपर लेके जाओगे, मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे भी इतना ही, नीचे लेके आओ, राइट साइड, लेफ्ट साइड, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द सेम। अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कराना है तो इसको थोड़ा सा बाहर आपको लेके जाना है। तो देयरफॉर एक और डायग्राम मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो देयरफॉर उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इस लूप को, रेक्टेंगुलर लूप को बाहर लेके चले जाएंगे। वंस अगेन दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्टेड इनवर्ड्स PQR एंड S। तो दिस टाइम हम इस रेक्टेंगुलर लूप को थोड़ा सा, ये स्क्वायर बन गया था, ये रेक्टेंगुलर है, इस रेक्टेंगुलर लूप ABCD इसको हम बाहर थोड़ा सा लेके चले जाएंगे। ठीक है ना। पार्शियली इट इज हेल्ड पार्शियली इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड रेस्ट इज आउटसाइड। ठीक है ना। सच दैट AB जो है ना, इसका जो हम लेंथ L लेंगे, स्मॉल L रादर, ठीक है ना। एंड लेट सपोज X वाला पोर्शन जो है ना, X वाला पोर्शन इज रिजाइडिंग इस लेंथ में का, X वाला पोर्शन या ब्रेडथ का X वाला पोर्शन जो है ना, वो रिजाइड कर रहा है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। फिर से मैं भूल गया, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे था, तो दिस इज G गैल्वेनोमीटर विच इज एक्चुअली कनेक्टेड ऑन द वन साइड। ठीक है ना। तो
this represents the side. Now the portion of some portion of this loop is residing inside the magnetic field. ठीक है ना. तो अगर हम कहेंगे लेट किसी भी टाइम पे, अगर हम कहेंगे किसी भी टाइम पे सपोज x इज द पोर्शन ऑफ द लूप इन द फील्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, यानी x वाला पोर्शन है किसी टाइम t पे, इतना पोर्शन हमारे पास इस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है जब एक्चुअली लूप मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v. द लूप इज मूविंग विथ वेलोसिटी v. ठीक है ना. तो द लूप इज एक्चुअली मूविंग बेटा विथ वेलोसिटी v इन द प्लेन ऑफ द पेपर. जो एरिया ऑफ द लूप एसोसिएटेड द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस ऑब्वियसली. जो एरिया हमारे पास इस लूप के साथ है वो क्या हो रहा है, अब चेंज हो रहा है ना एरिया चेंज, क्योंकि अब हमने मैग्नेटिक फील्ड से इस लूप को बाहर लेके गए हैं हम. तो उसकी वजह से क्या होगा वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है. व्हेन द एरिया ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो वैसे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फ्लक्स फुल कांस्टेंट, सारे इस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा था, वो कांस्टेंट था. तब इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था. जब हम इस लूप को बाहर लेके गए, अब देखो हमने वेलोसिटी वी दी इस लूप को, तो ये बाहर की ओर चला गया. तो देयरफॉर जब ये बाहर की ओर चला गया मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा क्योंकि आधा पोर्शन इसका बाहर रह गया. तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डिक्रीज इन टर्न हम कहें कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया. ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द वायर. अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिटेक्ट कौन कर रहा है, वो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे डिटेक्ट करेगा. ठीक है ना. The detection of this induced EMF is done by galvanometer. It will show some deflection which is connected in the loop. अब to calculate this induced EMF किसी भी छोटे टाइम पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हम कहेंगे लेट द लूप इज मूव्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स इन टाइम डेल्टा टी. इस तरह मैं थोड़ा सा लिखूंगा, बाकी आप लिख सकते हो खुद. लेट द लूप इज मूव्ड आउट ऑफ the magnetic field through a small distance delta x in time delta t. ठीक है ना. हम कह रहे हैं कि लूप जो है ना ये मूव किया गया है इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, कुछ स्मॉल डिस्टेंस इसने फॉर एग्जांपल ट्रेवल की है डेल्टा एक्स किसी स्मॉल टाइम डेल्टा टी में आउटसाइड दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एरिया. तो देयरफॉर डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द लूप. अब एरिया ऑफ द लूप कितना डिक्रीज हो रहा है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डेल्टा ए. सिंपली दैट्स फाइनल एरिया कितना था, माइनस इनिशियल एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द लूप डेल्टा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड में कितना डिक्रीज हो रहा है. चलो इस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इतना याद रखो. तो दैट इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. सिंपली फाइनल एरिया क्या है, डिवाइड बाय इनिशियल एरिया कितना था इस मैग्नेटिक फील्ड में. अब खुद देखो एरिया लो, ये लेंथ इनटू ब्रेडथ वाली बात हो गई बेटा. तो देयरफॉर इट इज एल इंटू एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस एल एक्स. सिंपली क्योंकि इनिशियल एरिया कितना था, ये सारा जो था ना ये सारा पहले था एक्स बेटा, दिस होल थिंग वाज एक्स. तो एक्चुअली दिस वाज इनिशियल लेंथ इनटू ब्रेडथ. अब इसमें से कुछ एक्स माइनस डेल्टा एक्स बाहर चला गया. ठीक है ना. ये एक्स माइनस डेल्टा एक्स है, याद रखो ये सारा एक्स है. ठीक है ना. ये एल है, ये एक्स है. अब ये वाला एक्स माइनस डेल्टा एक्स है बेटा. तो देयरफॉर चूंकि डेल्टा एक्स ये बाहर की ओर हमने लिया, ये डेल्टा एक्स लिया, तो ये कितना बचा, एक्स माइनस डेल्टा एक्स. तो देयरफॉर फाइनल एरिया कितना बचा आपका बेटा, फाइनल एरिया इज लेंथ इनटू एक्स माइनस डेल्टा एक्स. इसी तरह माइनस एल ऑफ एक्स. आया समझ में. यानी एल दिस इज लेंथ, ब्रेडथ कितनी थी, इसकी ब्रेडथ थी एक्स लेकिन वो सारी थी अंदर, लेकिन जब हमने डेल्टा एक्स बाहर लेके गए तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना बचा, एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस इनिशियल हो गया एल ऑफ एक्स. तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये बन जाएगा एल एक्स माइनस एल डेल्टा एक्स माइनस एल एक्स. तो एल एक्स तो गया, तो बचा क्या, ये और ये गया, बचा माइनस एल डेल्टा एक्स. तो इतना एक्चुअली आपके पास इतना एरिया, ये एरिया डिक्रीज हो गया लूप का इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. तो देयरफॉर decrease in magnetic flux linked with the loop
इज, तो देयरफॉर जब इतना एरिया डिक्रीज हो गया तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो गया एरिया कम होने की वजह से, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह हम लिख सकते हैं, डेल्टा फाई इज सिंपली किसके बराबर होता है, बी डेल्टा ए, है ना, दैट इज सिंपली होता है ना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज सिंपली बी डेल्टा ए के बराबर। तो दैट सिंपली डेल्टा ए को अपना वैल्यू दो, दैट्स बी इंटू माइनस एल डेल्टा एक्स, तो देयरफॉर दैट्स इक्वलेंट टू माइनस बी एल डेल्टा एक्स। तो देयरफॉर ये आपको इन डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो देयरफॉर इंड्यूस्ड EMF according to Faraday, that induced EMF is equivalent to माइनस, अब यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इस तरह भी हम लिख सकते हैं बेटा, दैट इज हालांकि वहाँ पे हम एक्चुअली डेल्टा एक्चुअली यहाँ पे मैंने ये डेल्टा को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हम ई लिखते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी, बट वी कैन टेक इट एज डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो दैट इज सिंपली इक्वलेंट टू इट्स डेल्टा फाइव को अपना वैल्यू दो, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, चलो मैं दोनों लिखूंगा, माइनस बी एल डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो देयरफॉर बेटा ई इज सिंपली इक्वलेंट माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये क्या बचा, बी एल इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे अब फिर से मैं आपको यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ पे ई एक्चुअली होता है बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी, बट आई कैन टेक इट एज डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी डिफरेंस, ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो चूंकि मैं इस तरह लिखूँ फिर भी मुझे ई लिखना है, ठीक है ना। तो बी एल व्हाट इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है ना, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये पोजीशन किस तरह अपनी चेंज कर रहा है इस एरिया से बाहर, तो देयरफॉर दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू बी एल वी, दैट इज वेलोसिटी, ये ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वही हो ना रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो उसी को कहते हैं दैट इज वेलोसिटी, दैट इज बी एल वी। तो देयरफॉर बेटा जो आपका EMF है ना वो सिंपली कॉल्ड एज बी एल वी, समझ में, रिमेंबर दिस EMF इज कॉल्ड एज मोशनल EMF, मोशनल EMF, रिमेंबर दिस थिंग, इसको मोशनल EMF कहते हैं बिकॉज दिस EMF इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज मोशन इन द लूप, जब हमारे पास जो कंडक्टर है ना, सर्किट है ना, जब इसमें मोशन आएगी तब ये EMF आपको मिला। तो रिमेंबर दिस मोशनल EMF इज सिंपली क्या होता है, मोशनल EMF BLV, दैट्स प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field times velocity of the loop and that of the length of the loop. This EMF is usually called as motional EMF, और इसमें जो V है ना, V represents the velocity of the loop in the plane of paper. Now current भी हम निकाल सकते हैं, if R is the resistance of loop, यानी अगर R हम लेंगे resistance of loop, जो loop आपने लिया है उसकी resistance आपने R लिया, then induced current I is simply equivalent to E by R, हो गया ना, voltage that's EMF by R, so that is simply equivalent to BLV divided by R, this gives us induced EMF। अब जो डायरेक्शन होती है ना बेटा, दिस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे मोशनल EMF या इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे जिस सर्किट में जो प्रोड्यूस होगा, इसकी डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मैंने यहाँ पे बनाई है, the direction of induced current is given by Fleming's right hand rule। Fleming's right hand rule आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बेटा प्रोवाइड करेगा। चलो मैं आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी दिखाऊंगा, एक्चुअली है क्या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, बट बिफोर दैट वन सेकेंड कुछ पॉइंट्स आपने फिर से याद रखने हैं कि ये आपको क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए दैट जो इंड्यूस्ड करंट है ना, ये अपियर तभी होता है ओनली अगर एरिया ऑफ लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, अगर हम लूप को मूव करेंगे सो दैट जो इसका इंटायर एरिया है ना वो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रिजाइड करे, जो मैंने आपको पहले ही बोला, तो वहाँ पे इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा बिकॉज जो टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक होगा वो अनचेंज्ड रहेगा। जिस तरह यहाँ पे यानी अगर मैं इसी तरह इसको अंदर से घुमाऊंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो अंदर से इसका कॉन्स्टेंट है, तो इसमें करंट EMF नहीं प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी इसको क्या करना है, इसको बाहर लेके जाना है। फर्दर आपने याद भी रखना है कि अगर हम लूप को मूव कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन,
सो दैट जो एरिया ऑफ द लूप है ना इन मैग्नेटिक फील्ड वो इंक्रीज होता चला जाएगा इंस्टेड ऑफ डिक्रीज, यानी हम अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसे था हम एरिया को हम अंदर इसको घुमा रहे हैं, ताकि इस मैग्नेटिक फील्ड में जो एरिया था ना वो अब क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे तो कम था ना, हम इसको धक्का दे रहे हैं उल्टे डायरेक्शन में, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन जो रिमेंबर देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज रिवर्स्ड, तो उस वक्त उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स होगी, एंड विच इज इन अकॉर्डेंस विद लेंज़ेस लॉ एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है ना। और एक चीज़, जब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म होता है, स्पेशली टाइम डिपेंडेंट होता है, जब हम कंडक्टर को मूव कर रहे हैं इस फील्ड में, सच दैट जो ईएमएफ इस कंडक्टर में जनरेट होता है इसको मोशनल ईएमएफ, जो मैं अभी आपको कह रहा था, फिर से मैं ये चीज़ आपको याद करा दूं कि एक्चुअली ये जो ईएमएफ यहाँ पे जनरेट होता है ना ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, दिस ईएमएफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। इनफैक्ट इसको हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं इस मोशन को, लॉरेंटस फोर्स की वजह से, हालांकि वो प्रोसेस थोड़ा वो लेंथी प्रोसेस है, इसीलिए हम एक्चुअली, और यहाँ पे आपको करना भी है फैराडे के मेथड से, लेकिन हम कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉरेंटस फोर्स। तो एक्चुअली हमारे पास कुछ फ्री चार्जेस होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड लॉरेंटस फोर्स उन पे एक्ट होता है, एक्ट्स ऑन देम विच कॉज द करंट टू बी सेट अप इन द कंडक्टर। In conclusion that हम E is equivalent to BLV is expression for motion here as well as we can calculate it thereby using the Lorentz force। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स Lorentz force एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हमें वही निकालना है, वो उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अब लास्ट पार्ट जो इसमें बचा था दैट वाज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग, चूंकि जो डायरेक्शन हमने अभी ऊपर देखी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स क्या डायरेक्शन निकालने के लिए हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पता होना चाहिए, वो क्या है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, सिंपली अगर आप अब राइट हैंड अपना लोगे और स्ट्रेच करोगे इसकी फर्स्ट 3 फिंगर्स इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन लाइक दिस, इन अ थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने क्या करना है, इनको स्ट्रेच करना है, सच दैट योर थंब एक्चुअली पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपका जो थंब है ना ये डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको प्रोवाइड करेगा बेटा, एंड यूर 4 फिंगर विल रिप्रेजेंट एज मैग्नेटिक फील्ड, देन द सेंट्रल फिंगर विल गिव द इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, वो करंट देगा। तो ये सिंपल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपने अपने राइट हैंड को क्या करना है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 3 दिस फिंगर्स को रखना है। आपका थंब जो है ना ये रिप्रेजेंट करेगा मोशन ऑफ द कंडक्टर या मोशन ऑफ द सर्किट, ये आपको फील्ड देगा और ये आपको करंट देगा। अब इस पे अप्लाई करो, इस पे अप्लाई करो इंड्यूस्ड ईएमएफ की करंट देखो बेटा, इसमें अभी आपने देखा जो थंब है ना, थंब क्या एक्चुअली प्रोवाइड करता है, थंब प्रोवाइड अस मोशन। अब मोशन कहाँ है, बाहर की ओर हम इसको लेके चले जाते हैं, लेकिन फील्ड क्या है, अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे रहा, तो करंट कहाँ है, ऊपर, फ्रॉम बी टू ए, ठीक है ना। तो विच मीन्स फ्रॉम बी टू ए, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये बाहर है, ये थंब देखो, थंब बाहर है, थंब मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, फील्ड अंदर लगा हुआ है, तो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, फ्रॉम बी टू ए, विच मीन्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज बी टू ए, और वी कैन से इट इज फ्रॉम सी बी ए डी। क्लियरली इट इज शोइंग दैट इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस अपोजिट टू द मोशन। मोशन कहाँ जा रहा है, ये बाहर हम खींच रहे हैं इसको, वेलोसिटी देखो बाहर, लेकिन करंट क्या इज अपोजिट, दस क्लियरली शोइंग दैट Lenz's law here that it opposes the cause। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट एक्चुअली इज flowing opposite to the motion। So therefore beta this was these were first 2 parts by methods by which induced EMF is generated। Now inshallah in next lecture we will discuss the third method which is the change in orientation।